हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम उसके 20 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस भी करते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप ये वीडियो देख लें, जब आप इन जो एनालिसिस होता है उसको देख लें, उसके बाद प्लीज़ एक बार जल्दी से जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उनसे गो थ्रू हो जाया करो। ठीक है, आप उसको 2x स्पीड में देख सकते हो। बस आपकी क्या हो जाती है, उसमें प्रैक्टिस हो जाती है कि जो दिन में पढ़ा, जो हमने पढ़ा एडिटोरियल में, वही हमने क्या कर ली, प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज है 29 ऑफ द जून और जैसा कि आपको पता है कि हम जिस दिन जो डे होता है उस डे को भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो आज बेसिकली 2 डे ऐसे हैं, 2 यानी कि 2 ऐसे दिन आज के दिन सेलिब्रेट होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। देखो 29 ऑफ द जून को 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है इंटरनेशनल डे फॉर ट्रॉपिक्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि ट्रॉपिक्स क्या होते हैं। तो देखो बेसिकली आपने थोड़ी सी ज्योग्राफी आपको पता होगी कि अगर मैं कहता हूं कि आपके यहाँ पर ये क्या है, आपकी अर्थ, और अगर मैंने इस अर्थ को बीचों बीच 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 0 डिग्री और इसी को क्या कह देते हैं, इक्वेटर। और इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाऊंगा तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को क्या कह देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को क्या कह देते हैं, तो इसी को कह देते हैं आर्कटिक लाइन। और सबसे ऊपर क्या हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे क्या हो गया, 90 डिग्री साउथ। अगर ऐसे ही मैं नीचे आने की कोशिश करूं तो यहाँ पर क्या होता है 23.5 डिग्री कौन सा, साउथ, इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहते हैं, टीओसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और उससे नीचे अगर आ जाऊं तो इस वाले को 66.5 डिग्री साउथ और इसे क्या कह देते हैं, एंटार्क्टिक। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, जो हमारी लैटिट्यूड लाइंस होती है हमने उसमें डिवाइड कर दिया। और याद रखना नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस ग्लोब पे अलग होती है, मैप पे अलग होती है। ग्लोब पे कितनी आ जाएगी तो 179 और मैप पे अगर पढ़ोगे तो कितनी होती है आपकी 181। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो रीजन है, बेसिक सा आइडिया रखना। ठीक है, आई थिंक ये दिख रहा होगा रेड कलर में। ठीक है, 66.5 डिग्री, इतना बेसिक आइडिया होगा आपको। मैंने कहा कि ये जो बीच में इक्वेटर और उसके बाद ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की, ठीक है, हालांकि ये थोड़ी सी अर्थ टिल्ट हो गई है ना। अब मैंने कहा कि ये जो बीच वाला रीजन होता है, ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है जहां पर मैक्सिमम हीट पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि मैंने कहा कि मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरा सन है, ये मेरी अर्थ है। अब मैंने कहा कि मेरा जो सन है वो तो फिक्स है, लेकिन मेरी जो अर्थ है वो अर्थ बेसिकली यहाँ पे क्या हो चुकी है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। तो कुछ ऐसा होता होगा कि ये तो ऐसे घूमता नहीं होगा, ये तो बेसिकली ऐसे रहता होगा। ये जब एक जगह फिक्स है तो अर्थ ऐसे 23.5 पे टिल्टेड है, तो मैक्सिमम हीट कहाँ पड़ती है, 0 डिग्री पे। और जब ये रिवॉल्व होके ऐसे आ जाती है घूम के, तो आपको पता होगा पोल्स के ऊपर 6 मंथ के डेज और 6 मंथ के बेसिकली नाइट्स और ये सब होते हैं। ठीक है, वो बात की बातें हैं। अब मैंने तुमसे कहा कि जब मैक्सिमम हीट यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल जोन होता है, इस ट्रॉपिकल जोन के अंदर जो हमारे पास पेड़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, है ना। जैसे आपको पता होगा कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, 0 डिग्री के आसपास, क्योंकि वहां पे क्या पड़ती है, मैक्सिमम हीट पड़ती है। और जब मैक्सिमम हीट पड़ती है तो मैक्सिमम ओशियन से पानी भी इवेपोरेट होता होगा, और जब मैक्सिमम पानी इवेपोरेट होता है तो मैक्सिमम बादल बनते हैं, मैक्सिमम बादल बनेंगे तो मैक्सिमम बारिश होगी, मैक्सिमम बारिश होगी तो मैक्सिमम पेड़ पौधे होंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो कभी आपसे पूछ ले कि एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाएंगे, 0 डिग्री के आसपास। अगर कभी पूछ ले कि जो आपके बेसिकली जो आइस वाले फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे, कहाँ पर, जहां पर आइस गिर रही होगी, कहाँ पे, तो आपका जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये वाला जो रीजन है जिसको फ्रीजिड जोन कहा जाता है, उस फ्रीजिड जोन में क्या पाए जाएंगे, तो आपको फॉरेस्ट ऐसे मिलेंगे जिन पे बर्फ गिरी हुई मिलेगी। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली इस दिन हम ये जो ट्रॉपिकल जोन होता है, इस ट्रॉपिक्स में, इन ट्रॉपिक्स में जो हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं, प्लांटेशन होता है, प्लांट होते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं।
समझ गए? तो आज कौन सा दिन है? इंटरनेशनल डे फॉर द ट्रॉपिक्स। और बेसिक्स आइडिया किसका? आपके ज्योग्राफी का। ठीक है, कौन कौन सा क्या जोन होता है। इंडिया कहां पे लाई करता है? तो आई थिंक सभी को पता होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने स्टेट से पास होती है। अगर आपको पता है तो आप उसको आंसर कर सकते हो कमेंट में। ठीक है, कितने स्टेट से होती है और उन स्टेट्स के नाम क्या क्या हैं, और साथ में ये भी बताने की कोशिश करना मैक्सिमम कौन से स्टेट से जाती है। चलो ये मैं बता देता हूं, मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होती है? आपके मध्य प्रदेश से। और अभी जो आपने देखा 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाया है ना, समर सोलेस्टाइस था, उसका रीजन भी क्या था? ये मेरा सन, ये मेरी अर्थ, मैक्सिमम सन जो था वो नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके पास किस दिन होता है? 21 जून को। तो इस दिन हमारे बिल्कुल पास था, तो सबसे ज्यादा लाइट पड़ रही थी, तो सबसे ज्यादा क्या कह दिया? सबसे बड़ा दिन। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा होगा? सबसे दूर होगा तो सबसे छोटा दिन। जैसे तुम सर्दियों में पहुंचोगे 22 दिसंबर के दिन, तो 22 दिसंबर के दिन यहां से होगा सबसे दूर, तो यहां पे हो जाएगा सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात, और यहां पर होगा सबसे पास। तो ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज का दिन याद रखना किस लिए बनाते हैं। दूसरा, आज के दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं तो समझना, या किसकी अवेयरनेस के लिए है। तो देखो आज ही के दिन हम क्या बनाते हैं? नेशनल, वो इंटरनेशनल था, अब लिखना नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। क्या होता है? तो एक डिपार्टमेंट होता है एनएसओ। आप मुझे कमेंट करके बनाना है बना कब था, 1950, 52, 54 या 58। ये जो एनएसओ है, ये बेसिकली देखो इसकी थीम क्या है कि यूज डाटा फॉर द बेटर फ्यूचर, यानी कि हमारे फ्यूचर के लिए हमें डाटा साइंस का, डाटा का यूज करना चाहिए। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डाटा का यूज करना। ठीक है, कैसे डाटा को मैनेज किया जाता है। आपने शायद 5 ईयर प्लान पढ़े होंगे। 5 ईयर प्लान में सेकंड जो प्लान आता है, या जो उसके अंदर पीसी महालनोबिस वाला जो मॉडल था, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के काम को देखते हुए क्या बनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बनाया जाता है। ठीक है, तो 2 दिन याद रखना, इसकी थीम याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं आज की न्यूज पर। देखो ये वाली न्यूज आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखी होंगी। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, ये आपके द हिंदू में भी है, ये आपके इंडियन एक्सप्रेस में भी है, बहुत जगह पे है। ठीक है, इसमें हुआ क्या? बेसिकली देखो, आप इसको जानते होगे, बहुत बार देखा है न्यूज में। कौन है ये? मोहम्मद मोइजू। और कौन है मोहम्मद मोइजू? तो ये मोहम्मद मोइजू बेसिकली कहाँ के हैं? तो आपके मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, और उस इंडिया आउट कैंपेन के बाद जो इंडिया है उसको वहां से आउट कर दिया गया, और बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या हो गया कि हमें वहां से अपनी आर्मी वगैरह सब हटानी पड़ी। हम पढ़ चुके हैं, उसके चक्कर में हमने लक्षद्वीप में बेस बनाना पड़ा। ठीक है, अगले आइलैंड मॉरिशियस में बेस बनाना पड़ा, वो सब बात की बातें हैं। अब मैंने कहा कि अभी क्या हुआ आज के दिन, ये जो वहां की एक, देखो ये है एनवायरमेंट मिनिस्टर, इसका काम है एनवायरमेंट को अच्छा रखना, उसके लिए काम करना। ठीक है, इस एनवायरमेंट मिनिस्टर ने, नाम क्या है इसका? फातिमा शमनाज अली सलीम। इसने क्या किया? इसने इस मोहम्मद मोइजू के ऊपर ये ब्लैक मैजिक कर रही थी, काला जादू, कि कैसे भी करके इसके ऊपर काला जादू करके और इसको बदला जा सके, इसके दिमाग को फेरा जा सके। तो देखो आपने सुना होगा ब्लैक मैजिक है ना, काला जादू, तंत्र मंत्र, ठीक है, चुड़ैल आ जाना, डायन आ जाना, चोटी काटने वाली चुड़ैल आ जाना। तो ये सब क्या है? क्या ये हमारी साइंटिफिक सोच है क्या? ऐसा तो नहीं है, ये हमारी बेवकूफों वाली सोच है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी देश में ये नहीं है, हर जगह पर मिलेगा आपको। अलग अलग टाइप के जो मैं कह सकता हूं कि जो अंधविश्वास होते हैं, जो पाखंड होते हैं, ठीक है, वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, हर रिलीजन में। तो अगर बेसिक सी बात करें कि मालदीव्स में क्या है, तो देखो मालदीव्स हो चाहे इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इस पर कोई क्राइम नहीं है। अगर तुम काला जादू कर रहे हो तो कोई सजा नहीं है, लेकिन अगर काला जादू करते करते कोई मर जाता है तो आप पे 302 लग जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? सेक्शन 302 से आपको फांसी हो सकती है, जेल हो सकती है, जो भी है। लेकिन अगर मैं वहां की भी बात करूं तो वहां पे इसको कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानते। हाँ, 6 महीने की जेल हो सकती है इस्लामिक लॉ के अंडर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं, चलो ये तो बेसिक सी न्यूज थी कि वो काला जादू कर रही थी, लेकिन काला जादू भारत में भी बहुत होता है। और मैं एक बार पहले द हिंदू में ऐसे ही किसी सेशन में मैंने ब्लैक मैजिक के ऊपर भी आपको पढ़ाया हुआ है एक बार पहले। ये जो ब्लैक मैजिक है, इसका इंडिया में तुम इंपैक्ट देखोगे तो देखो, अगर मैं एनसीआरबी, क्या है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, कब बना था एनसीआरबी? तो कुछ बेसिक याद रखना, 1968। ये जो एनसीआरबी है जो 1968 में बना था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। ठीक है,
तीसरा कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, तो टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर इसको बनाया गया था। काम क्या था, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, एक ऐसा ब्यूरो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके देश में होने वाले क्राइम या जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं उनका पूरा डाटा तैयार करके रखे कि कितने लोग सुसाइड से मरे, कितने लोगों की डेथ उनका मर्डर किया गया, कितने लोग हार्ट अटैक से मरे, कितने लोगों की जान कह सकता हूं कि मैं ऐसे जो आपके ब्लैक मैजिक है उनकी वजह से गई, कितने लोगों की डेथ आपकी रोड एक्सीडेंट में हुई। तो जब भी आप ये सब पढ़ते हो तो आप एनसीआर भी जरूर पढ़ते हो, ठीक है, तो बहुत बार आता रहता है, तो याद कर लो एक बार ही अच्छा है कि एनसीआर भी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 1968 में बना था, इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और ये कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, ठीक है। इसने बताया 2021 की जो इसकी रिपोर्ट थी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 6 डेथ हुई थी 2021 में, किससे, ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड 68 विच क्राफ्ट किलिंग्स, विच मतलब जो डायन चुड़ैल जो होती हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 20, एमपी में 18, तेलंगाना में 11। ये तो वो हैं जो रजिस्टर की गई, जो रजिस्टर नहीं की गई उसका कोई डाटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी जिसमें वो अपने आप को वो करने के लिए है ना, क्या बोलते हैं उसको, अमर बनाने के लिए, ठीक है, कि मैं क्या बन जाऊंगा, इमोर्टल बन जाऊंगा, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं कि मैं लोगों को मार देता हूं, फिर उनकी खोपड़ी के अंदर ना उनका खून पी जाऊंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी, ऐसी बहुत जगह चलती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखो एज ए अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं तो बेसिक सी बात है मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, और अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता हूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज लिखी हुई है, बहुत अच्छी चीज है, जिसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपके आर्टिकल 51 के ए में लिखी हुई है, और जो कि टोटल कितनी है, 11, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब थी ये 0। फिर तुम्हारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 में, इसमें 10 जोड़ दी गई। फिर बाद में जाकर हमने क्या किया, 86th अमेंडमेंट के अंदर हमने क्या किया, 11th जोड़ दी। और 11th क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चे को स्कूल तक पहुंचाए, ठीक है, वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटी है कहां से ली गई है, तो याद रखना रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से ली गई है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिए, सिटीजनशिप ब्रिटेन से ली, सेम ऐसे। अब मैंने कहा कि इसमें बहुत अच्छी बात है ड्यूटीज, मेरे देश में रहते हो, मेरी कुछ ड्यूटी बनती है। ये नहीं है कि ठीक है तुम पैदा हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया, खूब अच्छा खाना खाया, अच्छा पानी को वेस्ट किया, नहाने में, खाने में, पीने में, और बाद में तुम ऐसे मर गए। तो कम से कम देश के लिए तुम्हारी कुछ ड्यूटीज तो बनती है ना। क्या ड्यूटीज हैं, तो इसी में 11 ड्यूटीज लिखी हुई हैं, 11। उसी में से एक आती है कि हमें हमारे एवरी सिटीजन की कैसी सोच होनी चाहिए, तो उसकी साइंटिफिक टेम्पर या साइंटिफिक सोच होनी चाहिए। अब ये क्या होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट या फिर साइंटिफिक सोच क्या होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, देश के भविष्य को अच्छा करने के लिए एक अच्छी सोच रखनी चाहिए, साइंटिफिक सोचना चाहिए। लेकिन मैं तो तंत्र मंत्र करके तो साइंटिफिक सोच नहीं रहा हूं, मुझे लगता है किसी को मारकर उसकी खोपड़ी में खून पीने से मैं अमर हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। जैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल देख लो, आपने चोटी काटने वाली डायन का नाम सुना होगा, लगभग पूरे भारत में फैली थी वो ना, सभी ने सुना होगा। तो जब वो ये खबर फैली थी तो सभी क्या कर रहे थे, जो गोबर होता है, जो मेहंदी होती है, उसका थापा अपने घर के बाहर लगा लिया, हाथ का पंजा। अब बताओ ये कैसी सोच है, क्या साइंटिफिक सोच है क्या? क्या तुम कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत कर रहे हो क्या? तुम्हें साइंटिफिक सोच रखनी चाहिए, कैसे तुम देश को आगे बढ़ाओगे? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 51 का ए, और उसके भी कौन से उसमें लिखी है, तो एच वाले पार्ट में इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कहोगे कि सर फिर इनको रोकने के लिए भारत में कुछ कोई लॉज क्यों नहीं है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा लॉ नहीं है। अगर मर्डर कमिट हो जाता है तो सजा हो जाती है, बाद की बात है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, ड्रग्स एंड द मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ये बेसिकली पूरे इंडिया में ही है, जो कि आपको मैजिक वगैरह या ड्रग्स को मैजिक के साथ यूज कर रहा है और उसको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, बिहार। बिहार पहला स्टेट बना था जिसने 1999 में प्रिवेंशन ऑफ द विच प्रैक्टिस एक्ट पास किया। उसके बाद देन झारखंड इन 2001। उसके बाद आता है महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड द इराडिकेशन ऑफ द इनह्यूमन एविल प्रैक्टिसेस एंड द ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। फिर कौन सा था, कर्नाटका, जिसने 2017 में ऐसा एक्ट पास किया होता है। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं डाटा की बात करूं तो देखो ये पूरा वो रीजन है जहां पे ये सारे के सारे केसेस हुए हैं। लगभग 2012 से 21 तक जो रिकॉर्डेड डाटा है उसमें झारखंड के अंदर 257 डेथ हुई है। किसकी वजह से? विचक्राफ्ट की वजह से, मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से। अब ये क्यों अलाउ कर दिया जाता है इंडिया में? तो देखो दो चीजें होती है बेसिकली। एक होता है कि आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। जैसे कि एक टेबल बनी हुई है फंडामेंटल राइट्स की, इसको मेग्ना कार्टा कहते हैं। आर्टिकल 12 से 35 है, यूएसए और फ्रांस से ले रखा है, ठीक है। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट है आपके, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सब हम बार बार पढ़ते रहते हैं। हम आज ही के ऊपर आ जाते हैं। हमें क्या पढ़ना है? देखो आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है? रिलीजियस फ्रीडम देता है मुझे अपने रिलीजन को प्रमोट करने की। लेकिन आर्टिकल 29 से 30 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। और माइनॉरिटीज को ये राइट है कि वो अपने कल्चरल और एजुकेशनल उसको प्रमोट कर सकता है। इसलिए मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन दे दी जाती है। और अगर किसी माइनॉरिटी के पास कल्चर ही ऐसा है कि वो तंत्र मंत्र करेगा, जैसे बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं जो ऐसा काम करती हैं, ठीक है, तो आप उनको प्रोहिबिट या उनको ऐसा करने से मना नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो इसी वजह से पूरे इंडिया लेवल पे ऐसा कोई एक्ट हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो दो चार बातें याद रखना, कौन से आर्टिकल और कौन कौन सी जगह पर आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, बात ये आती है कि कोई आदमी जादू टोना करने पर मजबूर क्यों हो जाता है? तो उसके दो रीजन है बेसिकली। देखो, या तो इमेच्योर होगा वो, या फिर इलिटरेसी होगी। और दोनों चीजें तुम्हें कहां लेकर जाती हैं? सुपरस्टिशन की तरफ, यानी कि बेवकूफों वाली हरकतों की तरफ, ठीक है। इससे तुम्हें क्या लगेगा? फॉल्स बिलीफ, ठीक है, झूठा विश्वास रहेगा तुम्हारा। और दूसरा रिचुअल्स, ठीक है। तो जहां पर या तो इमेच्योरिटी होगी या इलिटरेसी होगी, वहां पर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? आपको सुपरस्टिशन। और उसके बाद फियर और एंजाइटी। आपने देखे होंगे कितने केस हमारे सामने आते हैं। दिल्ली में पूरी की पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था एक साथ, सारे मेंबर्स ने, ठीक है, स्वर्ग पाने के चक्कर में। जो भी कहानियां बनी है बाद की बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना ब्लैक मैजिक के बारे में, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी न्यूज आती है हमारे सामने कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट जो है उसके अंदर एक कैनोपी गिर जाती है और एक गाड़ी खड़ी होती है, उसके ऊपर ये गिर जाती है और उसमें एक आदमी की डेथ हो जाती है। बाद में कहा जाता है कि जिसकी डेथ हुई थी उसको क्या किया जाएगा? बेसिकली दिल्ली टर्मिनल, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की बात है ये, कि जिसकी डेथ हुई है उसको 20 लाख रुपए दे देंगे और जो 6 लोग इंजर्ड हुई हैं उनको 3-3 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन बात ये नहीं कि लाख रुपए दे देंगे, बात ये है कि रेनफॉल के टाइम पर ये सारी हरकतें हो क्यों रही हैं। क्योंकि जब भी आप देखते हो करप्शन की चीजें आती हैं, ये कैसे पता चलता है कि तुमने करप्शन किया है? तो ये इसी टाइम पर पता चलती है जब आप किसी कंस्ट्रक्शन के काम पे करप्शन करते हो। बेसिकली आपने देखा होगा इतने सारे ब्रिज गिर रहे हैं अभी, ठीक है। बारिश के टाइम पर बहुत सारे नए नए बने हुए ब्रिज, टनल गिर गई थी अभी 750 करोड़ रुपीस की बनाई थी हमने। मुझे कमेंट करके बताना क्या नाम था उस टनल का, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं कहां पर कमी है? हमारे किसके अंदर कमी है? हमारे जो बजट का पैसा यूज होता है उसमें कमी है। और उसमें कमी क्यों है? तो देखो एक बात समझना, एक होता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका काम है, इसका आर्टिकल कौन सा है? 148। इसका काम है कि जो बजट का पैसा आता है उसकी अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग करना। हालांकि आज के दिन अकाउंटिंग करने के लिए एक दूसरा बंदा हायर कर दिया, सीजीए बना दिया, ठीक है। पहले दोनों करता थे 1975 तक। अब मैंने कहा कि जब ये दोनों काम करता है तो ये इसका काम है कि जितने करप्शन हुए उसको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आई होप कि अगर इसकी कोई दूसरी न्यूज बनेगी तो हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। अभी के लिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। जब दोबारा कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा, अभी बारिश का सीजन चल ही रहा है, तो हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि सीएजी के और क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तब तक हो सकता है 2-4 करप्शन भी ये सामने ले आए हमारे सामने पकड़ के, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? कोल इलेक्ट्रिसिटी कोर आउटपुट। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में, इंडिया में कौन सी ऐसी कोर इंडस्ट्रीज है जिनके ऊपर पूरा भारत चलता है, जीडीपी में सबसे ज्यादा जिनका हेल्प या जिनका योगदान रहता है, तो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज? तो 8 कोर इंडस्ट्री हमारी। और एग्जाम में डायरेक्टली तुमसे पूछ लेता है किसका कितना परसेंटेज है। बात समझ में आ रही है ना? तो जैसे कि 8 कोर इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज है, एटलीस्ट आपको उसके नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले कौन सा है? देखो सबसे पहले कोयला, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर 10.33% में हिस्सेदारी है। फिर कौन सा है? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील,
सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी 8 ऐसी कोर इंडस्ट्रीज है जिनके बिना कुछ भी इंडस्ट्री या मेन इंडस्ट्रीज है कहने का मतलब, ठीक है। अब एक बात समझना, इन्हीं इंडस्ट्रीज के बिहाफ पर एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसको कहते हैं IIP, और जो IIP इंडेक्स होता है यूज टू ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। ये इस बात को डिसाइड करने के लिए निकाला जाता है कि इन सेक्टर्स का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है। जैसे आपको पता है कि जो MSME है, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये हमारी जो इंडियन GDP है उसमें 33% रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो कितना कितना हर साल ज़्यादा कम हो रहा है, उसके लिए IIP इंडेक्स आता है, पहली बात, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें, तो आप देख सकते हो किसके पास है 28.04 मैक्सिमम रिफाइनरी। उसके बाद कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम इसमें हो गया 2.63 फर्टिलाइजर्स। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो IIP इंडेक्स था उसमें सबसे कम कौन सी इंडस्ट्री है, तो फर्टिलाइजर्स। सबसे मैक्सिमम कौन सी है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, रिफाइनरी, ठीक है। बेसिक सा याद रखना। और इसका जो बेस ईयर है वो कौन सा है, तो 2011-12 इसका बेस ईयर माना जाता है, ठीक है। पहले ये कितना होता था 2004-05, फिर हमने 2017 में इसको चेंज करके इसका बेस ईयर क्या बना दिया 2010 और 11, ठीक है, 11-12, ठीक है। बेसिक सा याद रखना इन इंडस्ट्रीज के बारे में। जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, मैक्सिमम आपने देखा होगा टाटा स्टील है ना, जिंदल स्टील, ये सब, ठीक है। तो ये हमारी कोर इंडस्ट्रीज में आती है बेसिकली। नेक्स्ट कौन सा है, ये बहुत अच्छी न्यूज है, इसको बहुत ध्यान से समझना। इंडिया अचीव्स आउटस्टैंडिंग आउटकम इन द FATF इवैल्यूएशंस। देखो व्हाट इज FATF। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके देश में बाहर से पैसा आया, या मान लो किसी ने गैम्बलिंग करके पैसा कमाया, कैसा पैसा है, ब्लैक मनी। किसी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके पैसा कमाया, ब्लैक मनी। किसी ने ड्रग्स बेचकर पैसा कमाया, ब्लैक मनी। किसी ने इलीगल एक्टिविटीज से पैसा कमाया, ब्लैक मनी, ठीक है। अब एक बात समझना, ये जो ब्लैक मनी होती है, इस ब्लैक मनी को अगर मैं कहता हूं कि इसका यूज अगर टेररिज्म में हो जाए, टेररिस्ट इसका यूज करने लगे, तो क्या होगा। तो देखो जो FATF है ना, इस FATF में अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें काउंट होती है, कौन कौन सी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग। और ये बना कब था, तो ये बना होता है 1989 में पेरिस, जो G7 समिट हुई थी पेरिस में, जिसका हेडक्वार्टर है वहां पर क्या हुआ था, G7 समिट में इसको बनाया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कि भाई एक FATF होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, ध्यान समझना इसको। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह सकता हूं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कि जितने भी फाइनेंस जो इलीगल फाइनेंसिंग के काम हो रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेने वाली एक फोर्स है। देखो जब पहले अमेरिका से कहा गया ना कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि टेररिस्ट जो होते हैं वो पैसे का गलत यूज कर सकते हैं टेररिज्म के लिए, लेकिन अमेरिका कहता था नहीं, टेररिज्म तो होता ही नहीं है, टेररिज्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, टेररिस्ट तो पैसा यूज ही नहीं कर सकते। फिर एक दिन क्या हुआ, ओसामा बिन लादेन ने क्या किया, 2 एरोप्लेन लिए और उड़ाते हुए चला गया, सीधा चला गया और अमेरिका की 2 सबसे ऊंची उस टाइम की बिल्डिंग्स में उनको टकरा दिया, ठीक है। जैसे टकरा दिया तो वहां पर पूरा का पूरा टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई। अमेरिका को पता चला कि हाँ यार टेररिस्ट तो होते हैं, और टेररिस्ट ऐसे भी होते हैं कि वो प्लेन भी खरीद लेते हैं, टेररिस्ट ऐसे भी होते हैं कि वो 2 बिल्डिंगों को भी उड़ा सकते हैं। तब उनको लगा कि यार एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो टेररिस्ट होते हैं ना, इनको इलीगल तरीके से जो फंडिंग होती है ना उसको रोकने का कुछ तरीका होना चाहिए। तब उन्होंने जाकर टेररिस्ट को या टेररिज्म को, टेरर फंडिंग को इस FATF में काउंट करना शुरू किया, समझ गए। और अगर पूछे FATF बनाई कब था, तो मैं दोबारा से बता देता हूं, G7 समिट 1989 के बाद बना। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द FATF, तो याद रखना टोटल 39 मेंबर्स हैं उसमें, और इंडिया उसका मेंबर है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, तो याद रखना इंडिया ज्वाइंड एज ए ऑब्जर्वर 2006 में बना था, और उसका फुल टाइम मेंबर कब बना था, 2010 में। तो आपसे पूछ लेगा इंडिया ने कब ज्वाइन किया था FATF को, तो 2010, ठीक है। आपसे पूछेगा कि आज के दिन उसकी कौन सी कंट्री है जो उसकी ऑब्जर्वर है, तो इंडोनेशिया। जैसे आपने पढ़ा था आपका यूनाइटेड नेशन UN, उसके 2 ऑब्जर्वेटरी या ऑब्जर्वर नेशन है, एक तो पैलेस्टाइन और दूसरा आपका वेटिकन सिटी। और पैलेस्टाइन को अभी वोटिंग हुई थी तो 143 आउट ऑफ 193 कंट्रीज ने कहा था कि स्टेट का दर्जा दे दो, स्टेटस दे दो।
लेकिन याद रखना सेम ऐसे ही अगर पूछे FATF की जो ऑब्जर्वर नेशन है वो कौन सा है, तो इंडोनेशिया। ठीक है, टोटल कितने हैं 39। ठीक है, अब समझना इसी के अंदर एक बॉडी होती है जिसको कहते हैं प्लेनरी। ये क्या करती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, इसकी जो साल में 3 बार मीटिंग करती है। अब एक बात निकल के आती है, तुमने बहुत बार देखा होगा कि यार इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत हो रही है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दो, चाइना को येलो में डाल दो, इसमें डाल दो, उस लिस्ट में डाल दो, सुना है ना। तो बेसिकली 2 लिस्ट होती हैं, एक होता है ग्रे लिस्ट, एक होता है ब्लैक लिस्ट। देखो ग्रे लिस्ट में अगर कोई नेशन है ना तो उसमें टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है लेकिन लिमिटेड है, ठीक है, ज्यादा लेवल पे नहीं है, तो उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टेररिस्ट जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनको कंट्रोल कर ले, तो हम उसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। तो आपसे पूछेगा कितनी कंट्रीज है ग्रे लिस्ट में आज के दिन, तो देयर आर 22 कंट्रीज जो कि किस में मानी जाती हैं, किस में इंक्लूड हो रही हैं, ग्रे लिस्ट में। ठीक है, जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, यार मॉनिटर करने की जरूरत है बस। एक आता है ब्लैक लिस्ट। व्हाट इज ब्लैक लिस्ट? इसमें कौन होता है, हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन। और अगर पूछे आज के दिन कितने इसमें, तो नॉर्थ कोरिया, म्यांमार एंड ईरान। कितनी कंट्रीज है जो आज के दिन आपकी ब्लैक लिस्ट में है, तो 3 कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, म्यांमार और उसके बाद कौन सा आपका ईरान। और कितनी कंट्रीज है जो ग्रे लिस्ट में है, 22। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दिक्कत क्या होती है, आपको ब्लैक लिस्ट में चले जाते हो तो ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद देखो आप पैसे का कहाँ यूज कर रहे थे, टेरर फंडिंग में। मान लो तुमने IMF से पैसा मांगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसा ही देता है, वो तुम्हें लोन पर देता है डेवलपिंग कंट्रीज को। वर्ल्ड बैंक डेवलप्ड नेशन को देता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एशिया में जो देश होते हैं उनको पैसा देता है। अब तुम हो इसमें ब्लैक लिस्ट में, तो ये तुम्हें पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मान लो इन्होंने तुम्हें पैसा दिया और तुमने आतंकवादियों को फंडिंग कर दी और किसी पे टेररिस्ट जो अटैक है वो करवा दिया, तो होता क्या है, इन लिस्ट में जाने के बाद आपको जो फंडिंग होती है वो आनी बंद हो जाती है। बात समझ में आ रही है? जो पाकिस्तान है वो क्यों नहीं रखा गया आज तक इसमें, इसका रीजन तुम बहुत अच्छे से जानते हो। क्यों? क्योंकि किसका हाथ है पाकिस्तान के साथ, तो आप सभी जानते हो किसका है उसके ऊपर हाथ, तो USA। ठीक है, वो बाद की बातें हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो 2-4 बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट कौन सा है, स्टेरिफोफस वांगला, न्यू स्पाइडर स्पीसीज नेम्ड आफ्टर द गारो फेस्टिवल डिस्कवर्ड इन द मेघालय। देखो यहाँ से 3 चीजें, एक है मेघालय, एक है गारो फेस्टिवल और एक है यहाँ पर कौन सा, स्टेरिफोफस वांगला। देखो स्टेरिफोफस वांगला जो है बेसिकली एक मकड़ी है, जो नई टाइप की मकड़ी वहां पे मिली है। तो एक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हल्की सी न्यूज पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल 1 लाइनर। फिर आता है कि वांगला, व्हाट इज वांगला? तो वांगला जो है ना वहां का एक फेस्टिवल है जो हार्वेस्टिंग के टाइम पर होता है। और कौन सी जगह पर, तो गारो जो ट्राइब्स रहते हैं उस वाले रीजन में, वेस्ट गारो हिल्स में। और इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है वांगला फेस्टिवल, और उसी के नाम पर इसका नाम क्या है, तो स्टेरिफोफस वांगला। ठीक है, उसके बाद एक बात समझना, इसी वांगला के अंदर क्या होता है, 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं कि वो लोग जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो 100 ड्रम एक साथ बजाते हैं और नाचते गाते हैं। जैसे पंजाब में बैसाखी बनाते हैं, फसलें जब काटने का टाइम आ जाता है, सेम ऐसे। अब यहाँ पर एक तीसरा वर्ड लिखा हुआ है जो कौन सा है, मेघालय। देखो मेघालय का मतलब होता है, बारिश का टाइम है तो मैं थोड़ी सी बातें लिखवा देता हूँ। मेघालय का मतलब होता है मेघ प्लस आल्य। आल्य का मतलब होता है हिंदी में घर, इंग्लिश में हाउस। तो मेघों का हाउस यानी कि बादलों का घर, हाउस ऑफ द क्लाउड। तो यहाँ से एक बात याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं होती है ना तो मेघालय में होती है। और मेघालय में भी एक ऐसी जगह है जहां पर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेन पड़ती है, और वो कौन सी है, तो मौसिनराम। ठीक है, उस मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। पहले चेरापूंजी था, वो भी मेघालय में है, लेकिन अब उसको शिफ्ट करके क्या कर दिया, मौसिनराम। साल में कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा कि वहां के लोग घर से छाता लेकर ना निकलते हो, अम्ब्रेला लेकर ना निकलते हो। ठीक है, और इसी के लिए, इसी वजह से इसका नाम क्या है, मेघालय। देखो बेसिकली यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, ठीक है, और एक का नाम है जयंती। इन तीनों पहाड़ियों के बीच में ही एक जगह बनी है जिसका नाम क्या है, मौसिनराम। और यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम बादल ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होके हमेशा क्या करते रहते हैं, बारिश। और इधर कौन सी बनी हुई है, बे ऑफ बंगाल, तो बादल हमेशा जाते रहते हैं। समझ गए क्या? तो यहाँ से 2-4 बातें याद रखना। ठीक है, और वहां पर क्या मिली है, एक नई मकड़ी स्पीसीज मिली है, तो ये न्यूज में आ गया। नेक्स्ट कौन सा है, सोमनाथपुर टू बी द फोकस ऑफ द मैसूर टूरिज्म सर्किट। देखो जो टूरिज्म है ना, 2-4 बातें समझना कि टूरिज्म हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हम टूरिज्म को इतना प्रमोट करते हैं, क्या रीजन है कि हमारे पास टूरिज्म होना चाहिए।
तो देखो जब शुरू में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, हम शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं ना, जब शुरू में स्टार्टिंग में इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था तो उस टाइम पर एक पर्सन थे, उनका नाम क्या था, सर जॉन सर्जेंट। इन्होंने सर जॉन सर्जेंट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के अंदर इन्होंने रिकमेंड किया कि भारत में टूरिज्म वाला सेक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले पूछेगा किसकी रिकमेंडेशन के बाद इंडिया में टूरिज्म की स्टार्टिंग हुई या टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जाने लगा। तो कौन सी कमेटी हो जाएगी, सर जॉन सर्जेंट कमेटी 1945। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा पूछेगा कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब बना, ITDC। तो जो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये बना होता 1966। फिर क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन रिकॉग्नाइज टूरिज्म एज इंडस्ट्री 1982। देखो आपसे पूछेगा कि प्लानिंग कमीशन ने कब इसको टूरिज्म इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, तो 1982। अब एक बात समझना कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है। प्लानिंग कमीशन बेसिकली कब बना था प्लानिंग कमीशन, तो ये बना था 15 मार्च 1950। और इसका हेड कौन होता था, हमेशा प्रेसिडेंट कौन होता था, तो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और आज के दिन इसका नाम क्या हो गया, तो आज के दिन इसका नाम हो गया नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015। और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो इसके नरेंद्र मोदी जी, इसके पहले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात ये निकल के आती है कि इसका नाम बदल दिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम हो गया, वो सब बात की बातें हैं। बात ये निकल के आती है कि इसको बनाया ही क्यों गया था। तो प्लानिंग कमीशन इसलिए बना था, देखो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। ठीक है, हमारे पास डेप्ट इतना था, हमारे पास कर्जा था। ठीक है, खाने को हमारे पास दाने नहीं हुआ करते थे। अमेरिका ने गेहूं भेजा, वो भी इतना घटिया जो वहां सुअर खाते थे। कुछ नहीं था हमारे पास, अंग्रेज हमें छोड़कर चले गए। कहते हैं ना कि हम सोने की चिड़िया थे, अंग्रेज सोना सोना लूट गए, चिड़िया चिड़िया छोड़ गए। अब तुम उसको तांबे की, सिल्वर की, किसकी बनाना चाहते हो, जो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, काफी हद तक हमने अच्छा बना लिया है। अब मैंने कहा कि उस समय हमारे पास कोई समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो पंडित नेहरू ने एक डिपार्टमेंट बनाया, प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग करने वाला कमीशन, जिसका टारगेट था कि हम एक एक सेक्टर को पर्टिकुलरली क्या करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे एग्रीकल्चर को लिया, फिर कभी बैंकों को ले लिया, कभी हैवी इंडस्ट्री को ले लिया, कभी किसी इंडस्ट्री को ले लिया, कभी कोल इंडस्ट्री को ले लिया। ऐसे करते करते इस प्लानिंग कमीशन ने टोटल 5 ईयर प्लान चलाए। और 5 ईयर प्लान और कुछ नहीं है, बेसिकली उन 5 सालों में किसी एक सेक्टर पे ही फोकस करना है, उस सेक्टर को जितना हो सके मैक्सिमम रीच पर ले जाना है। और आज उसी का नतीजा है, उसी का रिजल्ट है। आफ्टर 12 5 ईयर प्लान्स या 12-5 जो 5th ईयर प्लान है, उसके बाद ये है कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और बाद में जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है 2013-14 में, तो इसको चेंज कर दिया गया। कब, किसके नाम पर कर दिया गया इसका नाम, तो नीति आयोग कर दिया गया। काम वही करता है, देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, आपके जो फिजिकल, नेचुरल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उनका मैक्सिमम उनको ढूंढो। ठीक है, उनको फाइंड आउट करो और उनको क्या करो, मैक्सिमम यूटिलाइज करो, किसमें, देश के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो वो जो प्लानिंग कमीशन था, उसने 1982 में कहा कि टूरिज्म को भी एक इंडस्ट्री की तरह बनाओ और इसका जितना यूज हो सकता है देश के डेवलपमेंट में करो, यानी पैसा कमाओ। ठीक है, तो कब हुआ, 1982। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा नेशनल कमेटी ऑन द टूरिज्म कब बनी, 1986। फिर आपसे पूछेगा टूरिज्म डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कि टूरिज्म इंडस्ट्री को फाइनेंस करने के लिए, उसको पैसा देने के लिए, उसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए उस टाइम पर 100 करोड़ रुपीस फंड किए गए। तो कब बना वो जो फंडिंग जो एसोसिएशन था, कब बना कॉर्पोरेशन, तो 1987। फिर आपसे पूछेगा नेशनल एक्शन प्लान फॉर द टूरिज्म कब आया, 1992। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी कब आई, तो 2002। और आपसे पूछे विजिट इंडिया कैंपेन तो कब आया, 2009। जैसे उसके बाद बहुत सारी कैंपेन आ गई, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान। क्या है उड़ान जो स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई सफर करे, ऐसा कुछ बनाओ। तो बेसिकली टूरिज्म को तो प्रमोट कर रहे हो। अगर मुझे पता चले कि मैं फर्स्ट एसी की टिकट में मैं दिल्ली जाकर घूम के आ सकता हूँ, आगरा जाकर ताजमहल देख के आ सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा फ्लाइट में बैठ के। तो फ्लाइट में बैठने के चक्कर में, कम पैसों के चक्कर में मैं वहां घूमने भी चला गया, वहां की जो इकोनॉमी थी वो भी बूस्ट कर दी, मैं होटल में भी रुका होऊंगा, मैं खाना भी खाया होगा, मैंने क्या बोलते हैं ऑटो भी किए होंगे, समझ रहे हो ना। तो पूरी इंडस्ट्री इस पे चलती है। 2019 में हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो हमारी जीडीपी का 7% थी।
फिर 2020 में वो ड्रॉप होके 3 to 4% पे आ गई। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से उसके इम्प्लीकेशंस या उसके जो इम्पैक्ट था उसका वो इतना ज़्यादा हुआ था कि वो हम झेल नहीं पाए। अब दोबारा से इंडस्ट्री बढ़ रही है। बस इसी के लिए याद रखना, आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो वेनिस है उसके अंदर इतना टूरिज्म बढ़ रहा था कि वहाँ पे लोकल लोगों के ऊपर वहाँ की सरकार को टैक्स लगाना पड़ रहा था, फाइन लगाना पड़ रहा था। तो भारत में अब ये जो इंडस्ट्री है वो आपकी कोरोना के बाद दोबारा से एक बार कह सकता हूँ कि पीक पे चलने की तैयारी में आ चुकी है। बस उसी सीक्वेंस में समझना। जैसे एक बात और समझना, आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्टैचू है 182। क्यों बनाया था हमने? क्या जरूरत थी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाने की? छोटा मोटा बना लेते, खत्म। लेकिन हमें टूरिज्म पॉइंट बनाना था। दुनिया भर के लोग आते हैं और देखते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पे बना है? नर्मदा रिवर पे, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात में। तो लोग देखने आते हैं। इकोनॉमी बूस्ट हुई हमारी, हुई कि नहीं हुई? ताजमहल हुई कि नहीं हुई? राम मंदिर बेसिकली फोकस करके किसको बनाया गया है? तो आपके टूरिज्म को फोकस करते हुए। बात समझ में आ रही है? दुनिया भर के अगर सारे हिंदू, दुनिया भर के छोड़ो, अगर भारत के भी सारे हिंदू साल में एक बार भी चले जाएं तो कितनी इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी, आप समझ सकते हो, ठीक है। वो बात की बात है कि उसके अंदर अब पानी गिर रहा है, जैसे कि आपके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर वो गिर गया, ठीक है। बात की बात है। तो हुआ क्या कि ये जो मैसूर है, उस मैसूर कहाँ पे? मैसूर को पहले क्या, अभी क्या कहते हैं? कर्नाटक, है ना। इसके अंदर एक है सोमनाथपुर, इसको क्या बनाया जा रहा है? टूरिज्म सर्किट। अब ये देखो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, देखो ये इतना अच्छा मंदिर है, आपको देखने को मिलेगा कितना सुंदर दिख रहा है। हम चाहते हैं साउथ इंडिया में सारे ऐसे मंदिर बने होते हैं, हम चाहते हैं इसको प्रमोट किया जाए। कैसे? तो देखो, आपने एक नाम सुना होगा, यूनेस्को हेरिटेज साइट। और मैंने आपको कहा था यूनेस्को हेरिटेज साइट का मतलब है कि अगर कोई इस लिस्ट में है, इस हेरिटेज साइट की लिस्ट में है, तो दुनिया का कोई भी आदमी घूमने आता होगा तो पहले ये देखता होगा भारत में कौन सी चीज यूनेस्को में है। वो देखता होगा अच्छा ताजमहल भी है, अच्छा अजंता एलोरा भी है, अच्छा आपका होयसाला टेम्पल भी है, तो ये जरूर देखूंगा मैं, जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। तो ऐसे यूनेस्को में टोटल कितने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं आज तक? 42। उन 42 में जो सबसे लास्ट था 42nd, वो कौन सा था आपका? होयसाला टेम्पल्स। और जो होयसाला टेम्पल्स हैं वो कहाँ पर है? बेसिकली आपके कर्नाटक। और कर्नाटक में 3 जगह फैले हैं, होयसाला टेम्पल्स ऑफ द बेलूर, हेलेबीड एंड द सोमनाथपुरा। और ये जो सोमनाथपुरा है उसी का पार्ट है। तो हो सकता है आपसे यूनेस्को का क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है आपको आपसे हेरिटेज साइट का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, इन कर्नाटका हैव बीन एडिड टू द यूनेस्को लिस्ट, हम पढ़ चुके हैं। चिनाकेस्वा टेम्पल इन द बेलूर, बेलूर में कौन सा मंदिर है जो होयसाला मंदिर में आता है? तो चिनाकेस्वा, ठीक है। बिल्ट बाय द होयसाला किंग विष्णुवर्धन इन द 1116, जब इसने चोला वालों को, चोल जो डायनेस्टी थी उसको हरा दिया था, तब इसने बनाया था। बेलूर के अंदर किसकी पूजा होती है? तो विष्णु भगवान की होती है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। आपसे पूछेगा हेलेबीड में किसकी पूजा होती है? जो उस मंदिर बनाया उसमें शिव की पूजा होती है, शिवा टेम्पल है। तो न्यूज़ क्या है? इसको क्या बनाया जा रहा है? टूरिज्म का सेक्टर या जो सर्किट है वो बनाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? और टूरिज्म इंडस्ट्री हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। जैसे अडोप्ट हेरिटेज साइट में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसका अडोप्ट हेरिटेज साइट 2 वर्जन आ चुका है। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना अडोप्ट हेरिटेज साइट कब आई थी, जिसमें जो हेरिटेज साइट है उसको हम क्या कर सकते हैं? अडोप्ट कर सकते हैं, और उसकी केयर टेकिंग के लिए, ठीक है। आपसे पूछे कौन से उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिंक करेगा, तो देखो हमारे डीपीएसपी का आर्टिकल आता है 49, जो साफ साफ कहता है द स्टेट विल प्रोमोट द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, है ना। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या मोनूमेंट्स हैं उनको प्रमोट करेगा। जैसे यहाँ पे आमेर है, आमेर, जयगढ़, है ना, नाहरगढ़, यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि यहाँ पर तुम इस हेरिटेज को नुकसान ना पहुंचा दो। तो किसकी जिम्मेदारी है इसको प्रमोट करना? स्टेट की, ठीक है। तो आर्टिकल 49 भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ए फ्रेश स्टार्ट। देखो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी अभी, ठीक है, 9 महीने के बाद। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी मैं कह सकता हूँ। इस बार जीएसटी काउंसिल 11th न्यू स्टेट मिनिस्टर थे इसके अंदर। याद रखना जीएसटी बनी कब थी, जीएसटी कब आया था, तो जीएसटी इनेक्ट कब हुई थी? 1 जुलाई 2017। और याद रखना जीएसटी की काउंसिल को जो हेड करता है, कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, इस बात को याद रखना। और जीएसटी काउंसिल में
बेसिकली बहुत सारे मेंबर होते हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, सभी स्टेट के वो सारे बैठे होते हैं। और जो जीएसटी काउंसिल है बेसिकली ये एक फंड कह सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कौन से आर्टिकल में लिखी है 279, याद रखना इसको, आर्टिकल 279 का एक किससे बिलोंग करता है, कौन से आपके जीएसटी काउंसिल से। और जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है, तो कौन करेगा, आपका फाइनेंस मिनिस्टर। 279 के ए के फर्स्ट में लिखा है, ठीक है। अब एक बात समझना कि ये कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इसका एक्ट आर्टिकल अगर नहीं होता तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती, ठीक है। कितने मेंबर होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हेड कौन होता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। और जीएसटी के आप जानते हो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहले क्या था, अलग अलग गुड्स पर अलग अलग सर्विस पर अलग अलग टैक्स होते थे। तो कहा गया कि कॉमन टैक्स ले आते हैं, जो कास्केडिंग प्रोसेस होती है उसको खत्म कर दिया जाए। कास्केडिंग मतलब अलग अलग टैक्स पे टैक्स लेना और ये सब। तो एक बेसिकली यूनिफॉर्म जो लॉ है ना, जैसे यूसीसी, ऐसे यूनिफॉर्म टैक्स आ गया कि पूरे भारत में एक जैसा टैक्स रहेगा। सेम ऐसे जैसे कि अभी इसने 9th विजी उसकी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कुछ डिसीजन आए, जैसे इन्होंने कहा कि जो हॉस्टल है, अभी आपने सुना होगा ना, हॉस्टल के ऊपर इन्होंने जीएसटी लगा दी थी। अब कह दिया वो हॉस्टल जिसका महीने का खर्चा 20,000 रुपये तक है वो जीएसटी फ्री है, उसके अलावा पे जीएसटी लगेगी। जैसे रेलवे होती है, रेलवे में जो सर्विस होती है पैसेंजर्स की टिकट वगैरह, इन सबको भी जीएसटी से फ्री कर दिया। और मैंने आपको कहा था रेलवे जो है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, इंडिया की लाइफ लाइन कहा जाता है, ठीक है। गरीब आदमी बहुत कम रुपए में ईजिली ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो हमें उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अच्छा, और क्या किया, इसमें 3 डिसीजन हुए। ये यूनिफॉर्म रेट ऑफ द 12% फॉर पैकिंग कार्टून्स, मिल्क कैंस एंड द सोलर कुकर्स, इन 3 चीज़ों के ऊपर एक क्या कर दिया, चाहे किसी कंपनी का सोलर कुकर हो, किसी कंपनी के मिल्क कैन हो, किसी कंपनी के कार्टून हो, सभी के ऊपर क्या कर दिया, 12% यूनिफॉर्म टैक्स लगा दिया है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजमेंट हुए हैं, प्लीज़ इसको पढ़ लेना। और अभी बात हो रही थी पेट्रोल डीजल, इनको भी किस में डाल दिया जाए, जीएसटी। तो क्या डालने के फायदे हैं, क्या नुकसान है, जब डल जाएगा तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। एक बार पहले भी हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, स्क्रीन ऑल प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द जेस्टेशनल डायबिटीज विद द पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट से एक्सपर्ट। देखो अभी क्या हुआ, रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडिया, लंदन एंड द अफ्रीका हैव प्रपोज दैट द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT, देखो एक टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, अगर सोचो प्रेग्नेंट वुमेन को कोई बीमारी हो जाती है तो सीधा बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि डायबिटीज़ बढ़ने के चांस हो जाते हैं, और अगर वो बच्चे में पहुंच जाती है जन्म लेने से पहले, फिर उस बच्चे को लाइफ टाइम डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है। तो अभी क्या है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए डायबिटीज का क्या सॉल्यूशन है कि 75 ग्राम का एक ग्लूकोज सॉल्यूशन आता है, उनको ओरली दे दिया जाता है। फिर उसके बाद लगभग 4-5 घंटे वेट करते हैं, फिर वो सैंपल लेके और उसका टेस्ट कर लेते हैं। इसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, एक हेल्थ एक्सपर्ट चाहिए, ये सब है। अभी कहा गया कि एक काम करो, इसको रिप्लेस कर दो, किससे, इसको रिप्लेस कर दो HbA1c। आपसे पूछेगा रिसेंटली HbA1c न्यूज़ में था, क्या है ये, तो ये एक डायबिटीज़ चेक करने का टेस्ट है, किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या होगा, इससे इजीली टेस्टिंग हो जाएगी। और इंडिया में 90% से ज़्यादा जो डायबिटीज़ होती है ना, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, यानी कि 2 चीज़ें होती है, देखो गेस्टेशनल या जेस्टेशनल कह सकते हो, गेस्टेशनल, ठीक है। 2 तरह की होती है, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 क्या होती है, योर बॉडी इज नो लॉन्गर एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, आपकी बॉडी इंसुलिन ही पैदा नहीं करती। टाइप बी क्या होता है, इसमें इंसुलिन जो होता है, योर बॉडी स्टिल प्रोड्यूस इंसुलिन बट इट डज नॉट मेक इनफ फॉर इट और इट डज नॉट यूज इट एफिशिएंटली, और ये उसका यूज नहीं कर पाता। तो ये वाली जो बीमारी है ना, ये हो जाती है उसमें डायबिटीज टाइप 2, ठीक है। यूजुअली डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड बट कैन डेवलप एट एनी एज, कभी भी हो सकती है ये आपकी, है ना। और ये दूसरी कौन सी है, कैन डेवलप एट एनी एज बट इट इज मोस्ट कॉमन इन द अडल्ट ओवर द 45। फैमिली हिस्ट्री के कारण होती है, ओवरवेट, इनएक्टिव, फैमिली हिस्ट्री, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। सिम्टम और ये सब बातें जस्ट एक बार पढ़ लेना। अब तो बस ये याद रखना कि रिसेंटली न्यूज़ में क्या था, OGTT को किससे रिप्लेस किया गया, किससे लिंक कर रहा है, तो जो वुमेन्स हेल्थ है उससे रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट कौन सा है, द ट्रेन फ्रॉम रशिया, हाउ ए न्यू रूट कैन चेंज थिंग्स फॉर इंडिया। देखो अभी आपने देखा था इंडिया में ट्रेन चल रही थी, सबसे पहले ट्रेन आई थी 16 अप्रैल 1853, ये सब पढ़ा, रेलवे जोन पढ़े, कौन सा लेटेस्ट, विशाखापट्टनम, सब पढ़ा हमने, ठीक है। अब एक बात समझना, क्या हो अगर ऐसा कि रशिया से और इंडिया ट्रेन चले, तो आपका जब मन करे आप ट्रेन में बैठ के कहाँ पहुँच गए, रशिया, और जब आपका मन किया ट्रेन में बैठ के रशिया से कहाँ पहुँच गए, इंडिया, या रशिया वाले इंडिया पहुँच गए। तो
तो बेसिकली कुछ ऐसा ही न्यूज में है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे तो खुश भी हो रहे होंगे कि अब ट्रेन से रशिया पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। देखो, द ट्रेन फ्रॉम द रशिया हाव ए न्यू रूट कैन चेंज थिंग्स फॉर इंडिया। बेसिकली क्या हुआ, ए मल्टी मॉडल रूट दैट इंक्लूड्स ए रेलवे, रोडवे एंड द सी पोर्ट, द INSTC। इसका पूरा नाम क्या है, INSTC spans over 7200 kilometer from St. Petersburg to the port of Mumbai in India. The corridor is part of Russia's push to find a new transport route in light of the Western sanctions which have forced it to shift trade flows from Europe to Asia and the Middle East. रशिया चाहता है कि मैं ट्रेड में अच्छा रहूं, तो ये चाहता है कि मैं क्या करूं, सारे के सारे इन चीज़ों को किससे जोड़ दूं, रेलवे से, रोड से और सी पोर्ट से। तो इसका नाम क्या दे दिया, INSTC। कितने किलोमीटर, 7200, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। अब एक बात समझना, इन दोनों को तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बेसिकली कुछ ऐसा है समझना, और इससे क्या लाया जाएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया हैज सेंट 2 ट्रेन्स, भेज चुका है रशिया, विद कोल टू इंडिया, इंडिया में कोयले की भरी हुई, वाया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच कनेक्ट्स रशिया टू इंडिया वाया ईरान अकॉर्डिंग टू रशियाज नेशनल रेलवे कंपनी। तो कुछ ऐसा है, न्यूज समझ गए ना, क्या क्या पढ़ना है। देखो, पहले अगर तुम्हें रशिया जाना था तो तुम्हें कोई सामान भेजना था, तो मुंबई से ऐसे अरेबियन सी, पानी से होते हुए मेडिटेरियन सी, इधर से होते हुए स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, बे ऑफ, ठीक है, पहुंचते 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 यहाँ से बाल्टिक सी और यहाँ पहुंच गए। अब क्या किया तुमने, यहाँ से यहाँ तक तुमने उसमें डाल दिया, ठीक है, पोर्ट से यहाँ तक ट्रेन पहुंची, वोल्गोग्राड, ठीक है, अस्त्राखान, अजरबैजान, बाकू, तेहरान, ठीक है, ईरान होते होते कहाँ पहुंच जाएगा, मुंबई। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 ट्रेनों में भर के भारत के लिए क्या भेजा जा रहा है, कोयला। तो आप समझ सकते हो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। क्या लेंथ है, कौन सा उस पोर्ट का नाम है, कौन सा उस स्कीम का नाम है, वो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।